वेलकम टू मैथजियो क्लासेस। मैथजियो क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग मैथमेटिक्स के एक नए पार्ट पर जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वो होता है डाटा इंटरप्रिटेशन, दैट इज डीआई। स्टैटिस्टिक्स नॉर्मली क्या है कि स्टैटिस्टिक्स को अगर आप देखेंगे तो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन अगर पिछले वर्षों से अगर आप देखेंगे, पिछले 4-5 वर्षों से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो स्टैटिस्टिक्स के लगातार आ रहे हैं, खासतौर से टीयर 2 में। इसलिए जैसे एसएससी ग्रेजुएट लेवल टीयर 2 में क्वेश्चंस कई आ चुके हैं, इसलिए मजबूरी बन जाता है सिर्फ 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गए, इसलिए हम लोगों को आउट ऑफ सिलेबस भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि स्टैटिस्टिक्स पार्ट में नहीं है, लेकिन मीन मीडियन मोड से कंसर्निंग भी क्वेश्चन आए हैं। तो अगर आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर तो अपने आप आपको क्लियर होगा। तो हल्का सा हम लोग इस तरह से टच कर लेंगे उसको कि हम लोगों को एटलीस्ट मीन मीडियन मोड के बारे में, पूरा तो स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ेंगे लेकिन मीन मीडियन मोड एटलीस्ट पढ़, जिससे कि हमारा जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कवर अप हो पाए। डीआई क्या है? डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन मींस क्या होता है? डाटा को इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट करने का मतलब समझना, समझाना। तो इंटरप्रेट करने का मतलब कि अगर हम किसी चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो डेटा को इंटरप्रेट करने का मतलब ये हुआ कि जो भी आपको डेटा दिया गया है उसको देख करके समझिए, एनालिसिस करिए और उसका एक कंक्लूजन निकालिए। वो डायग्राम देख करके आप कंक्लूजन पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं, उसी की आपको तैयारी कराई जाती है। ये एक ऐसा पोर्शन होता है कि जहां पर क्वेश्चंस, हम ये कहेंगे कि लगभग 90% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप खुद से भी कर सकते हैं, अपने आप निकाल लेंगे, उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब आप क्वेश्चन को निकालते हैं, कुछ ऐसे मेथड हैं जिससे कि आप डायरेक्ट सॉल्यूशन अगर करते हैं, जैसे अपने हिसाब से आप करेंगे, तो हो सकता है शायद हम आपको कुछ ऐसा बता दें कि थोड़ा सा कम कैलकुलेशन हो जाए। किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि बिना देखे या शॉर्ट ट्रिक लगा दिया और आंसर निकला। डीआई में कोई ट्रिक नहीं है, आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को, रिजल्ट निकालना पड़ेगा। कोई ट्रिक का यहाँ पे कोई काम नहीं करती, और डेटा को पढ़ना और एक्सप्रेस करना, बस यही समझना आपको होता है। छोटी छोटी जगह जहां पर कुछ दिमागी रीजनिंग लगेगी वहां पे हम खुद आपको बता देंगे, वही ट्रिक है इसकी। लेकिन कुछ तरीके ऐसे हैं कि सॉल्यूशन का तरीका हम कुछ जो बताएंगे तो हो सकता है कि जो है आपके कुछ समय को सेव कर दें। किसी क्वेश्चन को, जैसे मान लीजिए आप, हो सकता है कि 1 मिनट में सॉल्व कर रहे हो, तो हो सकता है कि मेरे तरीके से हो सकता है आप 40 सेकंड में ही सॉल्व कर दें या 50, बस इतनी हेल्प मिलेगी आपको। 90% चीजें आप बिना पढ़े भी कर सकते हैं, लेकिन 10% हम क्यों छोड़ रहे हैं? 10% हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं, मतलब पढ़ने के बावजूद भी जो है आपको बहुत बढ़िया, आपको कमांड क्वेश्चंस को आप कर पाते हैं। जो एग्जाम्पल है वो अपने आप आपको टेस्ट में पता चलेगा, क्योंकि टेस्ट में हमने बहुत बढ़िया क्वेश्चन रखे हैं जो एग्जाम में हुए आपके टीयर 2 के बढ़िया क्वेश्चन है। जब आप उसको लगाएंगे, अभी थ्योरी में या फिर आपके जो प्रॉपर जो है तरीका होता है इसको पढ़ाने का, जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है। जो हम थ्योरी आपको पढ़ाएंगे दैट इज नॉट सफिशिएंट। आपको मजा तब आएगा जब आप टेस्ट देंगे, क्योंकि एक्चुअल क्वेश्चन हमने टेस्ट में रखे हैं, और जब हम टेस्ट का सोल्यूशन कराएंगे तब आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, पढ़ चुके हैं आप लेकिन आप उसको नहीं निकाल पा रहे हैं छोटी छोटी कमियों की वजह से। तो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन जो हैं वो एक तरह से कैसे सॉल्व होते हैं या कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, यही हम लोगों को समझना होता है। तो मेनली क्या है कि ये सिर्फ पढ़ने वाला नहीं, ये यहाँ पर आप दो जो है आपके स्टेप्स में चीजों को सीखेंगे। एक अभी हम थ्योरी आपको बताएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको कराएंगे, एक आइडिया डेवलप करा देंगे कि कैसे निकलते हैं। अब क्योंकि किसी भी एक पार्ट में कोई हम लिमिट नहीं कर सकते। अब जैसे मान लीजिए कि चार्ट है, अब पाई चार्ट के चाहे जितने क्वेश्चन लगा डालिए आप, लेकिन उसके तरीके जो है 2 से 3 टाइप आते हैं। 2 से 3 टाइप को अगर आप जान लेंगे, टाइप जानना जरूरी है। पाई चार्ट ऐसे तो चाहे तो हम 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएं और चाहे हम जो है आपके 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएं, तो 5-5 क्वेश्चन का सेट है। तो 5-5 क्वेश्चन का सेट मतलब अगर हम 2 क्वेश्चन करा रहे हैं इसका मतलब 10 क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन का एक सेट है। मान लीजिए 4 क्वेश्चन कराना तो 4 into 5 दैट इज 20 क्वेश्चन आप कर रहे हैं पाई चार्ट में,
तो 20 क्वेश्चन करके एक आइडिया डेवलप हो जाता है कि हम कैसे क्या निकालते हैं और किस तरह से कैलकुलेशन करना होता है। कैलकुलेशन शॉर्ट कैसे करेंगे, पूरा कैलकुलेशन ना करना पड़े, आंसर मिल जाए, यही सब छोटी छोटी चीजें सीखना होता है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कोई फॉर्मूले की जरूरत है या कुछ है, बस ये है कि विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम कैसे आंसर को निकालते हैं, बस यही है डीआई का पार्ट। डीआई के पार्ट में जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो क्या है, ये वो किस तरह से होंगे ये देख लें। तो डाटा इंटरप्रिटेशन को अगर हम कहें डीआई को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो पहला पार्ट जो होता है ये होता है लाइन ग्राफ। अब लाइन ग्राफ क्या है, विद द हेल्प ऑफ लाइन, एक ग्राफ के माध्यम से हम लोग किसी दो चीज का रिलेशन फॉर्म करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। अब ग्राफ बना दिया हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। एक्स और वाई एक्सिस में जैसे मान लीजिए कि टाइम पर डिपेंडेंट है वाई जो है वेलोसिटी, टाइम पर डिपेंडेंट है डिस्टेंस, टाइम हमने एक्स एक्सिस पे रख दिया। जिस पर जो डिपेंडेंट होता है वो एक्स एक्सिस पे रखा जाता है। तो टी जो है, अब जैसे मान लिया टाइम हमने रिप्रेजेंट किया, अब किसी वेलोसिटी को कर दिया पहले वाई एक्सिस पे। अब कोई स्पीड है, अब जा रहा है, कुछ सफर कर रहा है वो, कभी उसकी स्पीड बढ़ती है घटती है। अब जैसे मान लीजिए कि 2 बजे कितनी स्पीड थी आपको देखना है, 5 बजे कितनी स्पीड थी यहां से देख लेंगे। तो यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ पर शो हो रही है। या अगर हम सपोज कर लीजिए कि दो कोई भी चीज की जो है आपके ये बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने टाइम के साथ एक्स एक्सिस पर टाइम डिनोट कर दिया और वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को शो कर दिया, तो डिस्टेंस शो कर दिया सपोज कर लिए। तो अब क्या है कि अब जो है हम डिस्टेंस को शो कर रहे हैं। तो इतने बजे इतनी दूरी, इतने बजे इतनी दूरी, इतने बजे इतनी दूरी। तो एक चीज और दो चीज, एक चीज पर डिपेंडेंट दूसरी चीज अगर होती है तो इन दो चीजों के आपस में रिलेशन को, स्टडी को लाइन ग्राफ कहते हैं। और जब सिंपल एक लाइन होती है तो आपके क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बहुत आसान होते हैं, जो लेवल 1 में कभी कदार टच करते हैं। तो जब भी ये आएगा एक जो है लाइन पे, तो ऐसी कंडीशन में जो है आपके एक तरह से ये टच होगा सिर्फ टीयर 1 में। लेकिन जब आप टीयर 2 में पहुंचते हैं इसका लेवल बहुत बढ़ जाता है। अब ये डिपेंड करता है, 2 लाइन आ जाती है, डबल लाइन आ जाती है, डबल लाइन आ जाती है तो दो चीजों का कंपैरिजन होने लगता है, कंपैरेटिव स्टडी होने लगेगी, या कोई फॉर्मूला अपने आप से बना देंगे। अब बना के आपको फॉर्मूला दे दिया, उस पर आधारित क्वेश्चन बनने लगा, जैसे अभी हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको। तो अभी जब तक एक ग्राफ है, एक चीज के बारे में स्टडी करी जा रही है, तब तक आसान होता है, ये टीयर 1 लेवल होता है। टीयर 2 के क्वेश्चन आप देखेंगे कभी भी जो है एक लाइन पर नहीं आते, हमेशा डबल लाइन पे आते हैं। तो इसलिए टीयर 2 में हमेशा डबल लाइन पे आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तो उस पर ज्यादा ध्यान देना है। ये तो अपने आप कर लेंगे आप, ये सिंपल जो सिंगल लाइन वाले होते हैं। तो ये अब तो कंपाउंड लाइन जो होती है, डबल लाइन जो होती है, वो आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पहला पार्ट जो होता है ये आपका लाइन ग्राफ होता है, जो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। फिर देखिए दूसरा पार्ट क्या है जिसको हम लोग स्टडी करते हैं। सेकंड पार्ट जो होता है ये आपका आता है पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या है? जब हम किसी 100% चीज को किसी ग्राफ को पर रिप्रेजेंट करें, तो अब यहां पर क्या है, 100% चीज के मतलब जब टोटल चीज को, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि हमारी सैलरी 20,000 रुपए है, हमें 20,000 रुपए मिलते हैं। अब हमें पूरे मंथ का हमें सपोज कर लिए ब्यौरा देना है कि 20,000 रुपए का हम खर्च कहां कहां करते हैं, किस किस हेड में करते हैं। तो हमें हमारी टोटल अमाउंट जो है वो 20,000 है, तो इसके मतलब कि टोटल अमाउंट हमें पता है। तो इसके मतलब कि जब आपको टोटल 100% वैल्यू पता है और इसको आपको दर्शाना है तो क्या लेंगे हम, पाई चार्ट। पाई चार्ट मतलब जब टोटल चीज को आप बताते हैं। और ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक सर्कल के अंदर, एक सर्कल में टोटल कितना एंगल होता है,
360 डिग्री। इसके मतलब 100% चीज को हम कितने एंगल पर रिप्रेजेंट करेंगे? 360 डिग्री पे। तो अब कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए कि हमने कुछ रिप्रेजेंट किया कुछ डिग्री पर, फिर दूसरी चीज हमने कुछ और एंगल पर रिप्रेजेंट कर दिया, तो तीसरी चीज जो है हमने कुछ और एंगल पर रिप्रेजेंट कर दिया, चौथी पांचवी चीज हमने कुछ और एंगल पर जो है रिप्रेजेंट कर दिया। तो एंगल क्या बताता है? पोर्शन, कितना परसेंट। तो अब यहां पर क्या आ गया? परसेंट आ गया, डिग्री आ गई और टोटल वैल्यू आ गई। टोटल वैल्यू के मतलब ये कि 20,000 में से जैसे 15,000 यहां खर्च कर रहे हैं, 5,000 यहां खर्च कर रहे हैं, 2,000 यहां खर्च कर रहे हैं, तो ये जो है आपके 2,000, 3,000, 5,000 जो भी है वो कितने डिग्री के बराबर है, कितने परसेंट के बराबर है। तीन चीजें इस डायग्राम में होती हैं, एक होती है वैल्यू, एक होता है डिग्री, एक होता है परसेंट। ये परसेंट है, ये डिग्री है और ये वैल्यू है। तो आपको क्या सीखना होता है? पाई चार्ट क्या बताता है? पाई चार्ट ये बताता है कि वैल्यू, परसेंट और डिग्री, इनका आपस में इंटर रिलेशनशिप, इसके मतलब वैल्यू से कैसे परसेंट निकालेंगे, परसेंट से कैसे वैल्यू निकालेंगे, परसेंट से कैसे डिग्री निकालेंगे, डिग्री से कैसे परसेंट निकालेंगे, डिग्री से कैसे वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू से कैसे डिग्री निकालेंगे। भाई यही चीज की स्टडी जो है वो पाई चार्ट कराता है। परसेंट दिया है, वैल्यू निकालना है, वैल्यू दिया है, डिग्री निकालना है, डिग्री दिया है, परसेंट निकालना है, डिग्री दिया है, वैल्यू निकालना है। बस यही तीन चीजें हैं। कोई एक चीज दी है, दूसरी चीज पूछा जाता है, वैल्यू दे करके डिग्री पूछ रहा है, डिग्री दे करके परसेंट पूछ रहा है, परसेंट दे करके वैल्यू पूछ रहा है, कुछ भी इस तरह से पूछा जा सकता है आपस में। तो ये क्या है? ये तीन चीजों की स्टडी जब हम लोग करते हैं, वैल्यू, परसेंट और डिग्री, तो वो पाई चार्ट के थ्रू होती है। तो पाई चार्ट से हम लोग करते हैं, और ये पाई चार्ट दो तरीके का होता है। अभी आप इस पे देखेंगे। पहला तरीका क्या होगा? पहले तरीके में कैलकुलेशन नहीं होता, सिर्फ इंटर कन्वर्जन, जो अभी हमने बताया, डिग्री को कैसे परसेंट में बदल दें, परसेंट को कैसे जो है वैल्यू में बदल दें, वैल्यू को डिग्री में कैसे बदलेंगे, डिग्री को वैल्यू में कैसे बदलेंगे। भाई ये कन्वर्जन सीखना होता है आपको। कन्वर्जन बहुत आसान होता है और क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना होता, कोई कैलकुलेशन नहीं आता। और दूसरा टाइप जो होता है उसमें कैलकुलेशन करना है, आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, कन्वर्जन करने से कुछ नहीं होगा। तो आपको दो तरह के क्वेश्चन करने पड़ते हैं पाई चार्ट में, एक जिसमें कि इंटर कन्वर्जन करना हो, दूसरा जिसमें आपको वैल्यू निकालना हो। तो फिर वही बात आती है टीयर 1 और टीयर 2। लेवल 1 लेवल 2 क्या है? ऐसा नहीं कि सिलेबस एक है और क्वेश्चन एक ही आता है। नॉर्मली हम लोग क्या समझते हैं कि जो सिलेबस यहाँ है वही सिलेबस वहां है। यहाँ पे अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं टीयर 1 में, तो वहां पर जो है आपके 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। ऐसा नहीं है, यहाँ अगर 50 नंबर का आ रहा है तो वहां पे 200 नंबर का आ रहा है। ऐसा नहीं है कि जो है आपके एक तरह से क्वेश्चन के जो है आपके नंबर चेंज हो रहे हैं और मार्क्स खाली चेंज हो रहे हैं। क्वेश्चन का लेवल ही चेंज हो जाता है। टीयर 1 में आने वाले क्वेश्चन कभी टीयर 2 में नहीं आते, और टीयर 2 वाले क्वेश्चंस कभी कदार टीयर 1 में आएंगे, रेयर, रेयर ऑफ रेयरेस्ट। टीयर 1 बिल्कुल अलग चीज है, टीयर 2 बिल्कुल अलग चीज है, दोनों में कोई अब जो है तालमेल नहीं है। तो यहां पर क्या होता है? तो ये क्या है? लेवल 1 की चीज ये है, जब इंटर कन्वर्जन हमें सीखना है, जितने भी क्वेश्चन आप उठा के देखेंगे सब यही होते हैं इंटर कन्वर्जन वाले। तो हमें यही सीखना होता है, जल्दी से कैसे कन्वर्ट करें, जल्दी से वैल्यू कैसे निकालें, आपस में इंटर कन्वर्जन कैसे करें। ये जब अगर आपको तरीका आ गया तो फिर ऐसा नहीं कि कोई चीज अगर वैल्यू पूछ रहा है तो आप परसेंट वैल्यू निकाल के ही तब आंसर निकालेंगे, कभी नहीं। कोई जरूरी नहीं कि वैसे ही निकालें, आप दूसरे तरीके से क्वेश्चन को ट्विस्ट करके निकाल सकते हैं आसानी से। यही सीखना है, यही शॉर्ट ट्रिक होती है इसकी। तो शॉर्ट ट्रिक के मतलब इसका तरीका होता है कैसे कन्वर्जन करते हैं, बस वो सीख लीजिए, उसके बाद उससे इजीएस्ट कोई तरीका नहीं होता। और दूसरा मेथड होता है जिसमें आपको कैलकुलेशन करना ही करना है। कैलकुलेशन करने का भी तरीका है। कैलकुलेशन के मतलब ये नहीं कि हर क्वेश्चन पूरा तरह सॉल्व करना है, उसमें भी ट्रिक है सॉल्व करने की। तो जो सॉल्व करने की ट्रिक है वही उसकी जो है ट्रिकी अप्रोच हो जाएगा। तो सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस होते हैं और एक नॉन जो है आपके सॉल्वेबल क्वेश्चन होते हैं, मतलब जो
जिसको सॉल्व नहीं किया जाता है वो क्वेश्चंस होते हैं। तो ये पाई चार्ट में आपके होता है। दोनों तरह के क्वेश्चंस अभी हम लोग डील करेंगे, ये कैसे बनते हैं या किस तरह से होते हैं। फिर देखिए, फिर तीसरा पार्ट जो आपके होता है, ये आपके होता है बार ग्राफ या हिस्टोग्राम। तो बार ग्राफ दंड आरेख जिसको हिंदी में कहते हैं, हिस्टोग्राम जिसको आयत चित्र कहा जाता है। क्या है दोनों में फर्क, क्या है? दोनों एक ही चीज है। दंड आरेख क्या है? जब हम किसी डेटा को, कोई भी डेटा किसी जो है ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट करना है, लेकिन वो कंप्लीट डेटा नहीं है। पाई चार्ट क्या था? कंप्लीट डेटा को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम कंप्लीट डेटा को ना रिप्रेजेंट करके, बल्कि जो जितना डेटा था उसके एक पार्ट को जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब क्या होता है? तब बार ग्राफ होता है। मतलब कुछ हिस्सा जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम ये दिखाएं कि हम यूपी में रहते हैं। तो यूपी में अगर हम रहते हैं, यूपी में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का क्या हाल है, तो अगर हम ये दिखाएं कि यूपी के बारे में हम दिखा रहे हैं और यहां पर हम ये दिखा दें कि सन 2010 से 2010 में प्रोडक्शन दिखा दिया, 2012 में 2-2 साल का के अंतर पे हमने प्रोडक्शन दिखा दिया। मान लीजिए 2014 में क्या प्रोडक्शन हो रहा है, फिर 2016 में कितना प्रोडक्शन हुआ। तो ये इस तरह से आपके दंड के माध्यम से, बार के माध्यम से जो है आपके रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो 2010 से 2016 तक दिखा रहे हैं। क्या 2010 से पहले क्या प्रोडक्शन नहीं हुआ? क्या 2016 के बाद प्रोडक्शन नहीं हुआ? हुआ, आगे भी हुआ, इससे पहले भी हुआ, लेकिन हम एक छोटे से पोर्शन को दिखा रहे हैं। 2000 से लेके 2016 तक के डेटा को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब हम कंप्लीट डेटा नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, हम किसी एक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां क्या होगा? अब इसका अगर आप चाहें पाई चार्ट बना दें तो कभी नहीं बनेगा। पाई चार्ट नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि 100% पता ही नहीं है कब से कब तक प्रोडक्शन हो रहा है, कब से कब तक हो रहा होगा, तभी पाई चार्ट बना पाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, इसीलिए बार ग्राफ का प्रयोग करते हैं। तो बार ग्राफ कहां यूज होगा? जब हम किसी पोर्शन को, कंप्लीट चीज को नहीं, जब हम किसी पोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहां पर क्या है, ये दंड होता है, बार होता है, ये होता है बार, इसीलिए इसको बार ग्राफ कहते हैं। तो बार के माध्यम से ग्राफ बनाया जाता है, तो दंड आरेख जिसको कहा जाता है, तो बार ग्राफ। तो बार ग्राफ के माध्यम से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब 2010 का 2012 के प्रोडक्शन से कोई लेना देना है? नहीं है। 2010 का 2012 के इस दंड का इस दंड से कोई लेना देना है? नहीं है। इस दंड का ना तो इससे, ना इस दंड का ना तो इससे, कोई प्रोडक्शन का लेना देना नहीं। ये तो अलग अलग वर्ष के प्रोडक्शन है ना। तो जब आपस में दंडों का कोई रिलेशन नहीं होता तो क्या हो जाता है? तब बार ग्राफ हो जाता है। और अगर इन दंड का आपस में रिलेशन हो जाए और इनको अलग अलग ना रिप्रेजेंट करके एक साथ रिप्रेजेंट किया जाए, तो उसी को क्या कहा जाता है? आयत चित्र। वही हो जाता है क्या? आपका हिस्टोग्राम हो जाता है। तो इसके मतलब इसका इससे संबंध है, इसका इससे संबंध है, इसका इससे संबंध है, सबका आपस में संबंध है। अब बीच में कोई गैप नहीं दिया जाएगा। यहां पे अलग अलग गैप क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि यहां पर एक दंड का दूसरे दंड से कोई रिलेशन नहीं, बिना रिलेशन के आपके अलग अलग दंड अलग अलग चीजों को दर्शा रहा है। तो यहां पर क्या है, अब अगर हम ऐसा दंड बनाएं, ऐसे दंड को बनाएं जो आपस में कोरिलेटेड हो, और जो है आपस में कोई अगर कोरिलेटेड होंगे तो आपस में एक साथ दिखाए जाएंगे, बीच में जगह नहीं छोड़ी जाएगी। वो क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यूपी में एक सर्वे हुआ और यूपी में इस सर्वे पे ये देखा गया कि किस किस एज ग्रुप के कितने कितने लोग हैं। तो अब यहां पर क्या है कि 5 स्लॉट बना दिए गए। 0 वर्ष से 20 वर्ष तक के लोग, 20 से 40 वर्ष तक के लोग, 40 से 60 वर्ष तक के लोग, 60 से 80 वर्ष तक के लोग, 80 से 100 वर्ष तक के लोग, कितने कितने मिले। तो मान लीजिए हमने स्लॉट इस तरह से बना दिया, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। अब 0 से 20 तक वाले कितने थे? वो कुछ मिले।
20 से 40 वाले कितने थे, वो कुछ मिले, 40 से 60 वाले कितने मिले, फिर 60 से 80 वाले कितने मिले, 80 से 100 वाले कितने मिले। क्योंकि दंड क्या है, एक ही चीज को दर्शा रहा है, दैट इज पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन। किस स्लॉट में, इस स्लॉट में। तो यहां पर आपस में यहां पर रिलेशन है। रिलेशन क्या है, एक कॉमन चीज क्या आ गई, कॉमन चीज ये आ गई, पॉपुलेशन को देखा जा रहा है। सिर्फ अलगाव क्या है, सिर्फ ग्रुप का है। 5 ग्रुप बना दिए गए हैं, तो 0 से 20 तक वाले, 20 से 40 वाले, 40 से 60 वाले, 60 से 80 वाले, 80 से 100 वाले। तो अब हम इनको यहां पर दर्शा रहे हैं, उनके बीच में कोई जगह नहीं खाली होगी, दंड ऐसे बनेंगे। तो बार ग्राफ और हिस्टोग्राम के सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं होता। जैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं वैसे ही क्वेश्चन इसमें आते हैं, जैसे क्वेश्चन इसमें दिए जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन इसमें दिए जाते हैं। सॉल्यूशन जैसे इसका करना होता है वैसे इसका करना होता है। इसका मतलब अगर आप बार ग्राफ पढ़ लें तो इसका मतलब हिस्टोग्राम पढ़ लिया, हिस्टोग्राम पढ़ लिया तो बार ग्राफ पढ़ लिया, बस डायग्राम ऐसे से ऐसे बना रहेगा। सिर्फ ऐसा है, इसको कहेंगे दंड आरेख, बार ग्राफ, इसको क्या कहेंगे, हिस्टोग्राम। ये हिस्टोग्राम या आयत चित्र हो जाता है, तो ये हिस्टोग्राम या आयत चित्र के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके एक तरह से ये हिस्टोग्राम हो गया। तो अब अगर हम देखें तो जितना भी आपके पोर्शन होता है या जो भी हम लोग कोई भी चीज कैलकुलेट करते हैं, जो एक पोर्शन में होता है, पूरा कंप्लीट नहीं होता, उसे हम दंड के माध्यम से दिखाते हैं। तो ये क्या है, आपके बार ग्राफ या हिस्टोग्राम। तो ये नॉर्मली ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन टीयर 1 में आते हैं, टीयर 1 में ज्यादा आते हैं, टीयर 2 में ना के बराबर आते हैं। तो ज्यादातर आपको टीयर 1 में ही ये मिलेंगे आपके इस तरह के क्वेश्चन। अब टीयर 2 में क्या हो जाएगा, टीयर 2 में यही सेम क्वेश्चन होंगे, बस थोड़ा सा एक फर्क हो जाएगा। अब यही क्या बन जाएंगे, कंपाउंड बार ग्राफ। आपको ज्यादा सोचवाएगा क्वेश्चन के लिए, ज्यादा वर्कआउट कराएगा, वर्कआउट ज्यादा हो। फिर नॉर्मली क्या है कि आपको यहां पर दिख पाएगा कि जो आपके एक तरह से ज्यादा आपका एक तरह से कैलकुलेशन वर्क होगा कंपैरेटिवली, तुलनात्मक अध्ययन होगा, कंपैरेटिव स्टडी होगी। कंपाउंड बार ग्राफ के मतलब ये हुआ जब 2 या 2 से ज्यादा ग्राफ एक साथ स्टडी किए जाते हैं। अब एक साथ स्टडी कैसे होगा, मान लीजिए किसी जगह की हम पॉपुलेशन के ग्राफ बना रहे हैं, तो हमने पॉपुलेशन बनाया, पॉपुलेशन को दर्शा रहे हैं। अब मान लीजिए कि हमने दर्शाया 2015 की पॉपुलेशन, फिर हमने 2018 की पॉपुलेशन को दर्शाया, फिर हमने 2021 की पॉपुलेशन को दर्शाया, अब पॉपुलेशन में हम क्या शो कर रहे हैं, हम 2 बार एक साथ बना रहे हैं। एक बार हमने व्हाइट छोड़ दिया और एक को हमने शेड कर दिया। जो ब्लैंक वाला है वो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो आपके शेडेड है वो फीमेल को प्रेजेंट कर रहा है। तो जब हम पॉपुलेशन की बात करेंगे तो मेल और फीमेल दोनों को दर्शा रहे हैं। तो अब यहां पर क्या है, 2015 में कितने मेल थे और कितने फीमेल थी, ये दर्शा रहा है। 2018 में कितने मेल थे कितने फीमेल थी, आप यहां से देख रहे हैं, ये नंबर दिया जाएगा वाई एक्सिस पे। 2021 में कितने मेल हैं और कितनी फीमेल हैं, ये आपके दर्शाया जा रहा है। तो 2 या 2 से ज्यादा चीजें जब दर्शाई जाती हैं एक साथ, तो यहां पर क्या है, अब स्टडी क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जैसे मान लीजिए कि मेल और फीमेल का रेशियो क्या है 2015 में, या फीमेल कितने % हैं टोटल पॉपुलेशन का, या मेल कितने % है टोटल पॉपुलेशन का। तो इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन आपके इस तरह से बन सकता है। तो क्या है कि आपस में कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन होने लगता है, तो इसे हम कंपाउंड बार ग्राफ कहते हैं। और ये क्वेश्चंस ज्यादातर टीयर 2 में आते हैं। तो टीयर 2 में आने
बार ग्राफ या हिस्टोग्राम ना के बराबर आते हैं। अगर आएगा भी तो बार ग्राफ तो हिस्टोग्राम पूछ लिया जाता है, और नहीं तो ज्यादातर सब कंपाउंड बार ग्राफ के क्वेश्चन आप देखेंगे। मैक्सिमम आप कंपाउंड बार ग्राफ के ही क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके आते हैं। तो इनके लिए हमें अच्छी प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि लेवल 1 के देखिए क्वेश्चन, जो टियर 1 के क्वेश्चन है वो आपके बहुत आसान होते हैं और बहुत इजी होते हैं, वो ना भी पढ़े तो भी आप निकाल लेंगे। मेनली आपको एफर्ट किसके लिए करना है? टियर 2 के लिए। टियर 2 के लिए क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो जरूरी होते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी इस तरह का क्वेश्चन है वो सब आसानी से आप निकाल पाए तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो कंपाउंड बार ग्राफ जो है आपके ये है। फिर पांचवा जो है वो क्या है? पांचवा होता है टैबुलेशन। टैबुलेशन क्या है? सारणी के क्वेश्चन। टैबुलेशन मीन्स सारणी, कोई एक टेबल दे दी जाती है और उस टेबल की हेल्प से हमें क्वेश्चन को निकालना होता है, तो सारणी की हेल्प से। तो टैबुलेशन के क्वेश्चन या सारणी के क्वेश्चन जो होते हैं, सारी चीज टेबल में दी है, टेबल की से ही आपको सारी चीज ड्रॉ आउट करना है। चार्ट एक दिया रहेगा, उस चार्ट से आपके क्वेश्चन बनेंगे और उसको देख करके आपको आंसर निकालना होगा। लेवल 1 में आए हुए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं, सब कुछ आपके ग्राफ में ही दिया रहता है। लेकिन जब आप लेवल 2 में आएंगे तो वहां पे कैलकुलेशन वर्क बढ़ जाता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता है, कुछ कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो बस आप ये समझ लें कि डीआई जो लेवल 1 का है, टियर 1 का, वो काफी कुछ बहुत आसान है, बहुत इजी होता है। लेकिन अगर हम टियर 2 की बात करें तो आप देखेंगे टियर 2 के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंपैरेटिवली जो है आपके एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा जो है आपके वैल्यू रखते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो बेसिकली जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं उनको अगर हम देखें तो टियर 1 में अगर हम देखें तो बहुत अच्छा लेवल होता है। थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ा है तो आसानी से इजीली क्वेश्चन आप निकाल लेंगे किसी भी एग्जाम के। लेकिन जब लेवल 2 के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके अच्छे क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि हम लोगों को बेस यही बना के चलना होगा लेवल 2, मतलब जो बेस्ट और सबसे बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, जो टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं, उसका बेस बनाना पड़ेगा। छोटे वाले तो अपने आप हो जाएंगे, लेकिन टफेस्ट क्वेश्चन को करने के तरीके हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो ये 5 चीजें होती हैं जो कि हम लोग डीआई में पढ़ते हैं। इसके अलावा जो पोर्शन होता है वो आपके होता है स्टैटिस्टिक्स का। अब इसमें स्टैटिस्टिक्स में क्या देखते हैं या किस तरह से स्टैटिस्टिक्स होता है? अब देखिए ये स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है जिसको डिटेल वे से हम लोग थ्योरी में पहले पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स में ऐसे तो आपके एक तरह से जो है वेरिएंस भी आता है और मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी आती है। तो मेनली जो एग्जाम में आपके आता है वो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? सेंट्रल टेंडेंसी ये सीधे ही सीधे बता रहा है, सेंट्रल मतलब बीच की, लगभग बीच की वैल्यू का कैलकुलेशन किया जाता है। तो की वैल्यू जो हम लोग निकालते हैं उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं या किस तरह से जो है निकाला जाता है। तो इसके 3 तरीके होते हैं। एक होता है अंगगणितीय माद, जिसको शॉर्ट में हम लोग मीन कह देते हैं। ये पूरा क्या है? अरिथमेटिकल मीन, अंगगणितीय माद, अरिथमेटिकल मीन, जिसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूले में भी हम लोग एम लिखेंगे। तो अरिथमेटिकल मीन या अंगगणितीय माद जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये आपके मीन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अंगगणितीय माद मतलब अंकों का मध्य वैल्यू क्या होगी। अगर हम ये कह दें, सपोज कर लीजिए कि 9 है, 15 है, 24 है, इसका मध्य मान निकालना है, 20 की वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करेंगे? तीनों का एवरेज निकाल देंगे। आप इसका एवरेज निकाल दीजिए। एवरेज कैसे निकालेंगे? तीनों को ऐड कर दिया और 3 नंबर है इसलिए 3 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? 48/3 दैट इज 16 वैल्यू होगी।
तो बीच की वैल्यू क्या आ रही है, मध्य की वैल्यू 16 आ रही है। तो ये क्या हो गया, अंगणितीय माध्य, अरिथमेटिकल मीन। तो ये अंगणितीय माध्य हो गया, अरिथमेटिकल मीन हो गया। तो अंगणितीय माध्य मतलब एवरेज, बीच की वैल्यू। अंगणितीय माध्य, अंगणित के जो अंक लिए जाएंगे उन अंकों का माध्य सिर्फ लिया जाएगा, तो उसमें सिर्फ अंक काउंट करता है। तो अब ये कैसे निकलता है या किस तरह से, अभी डिटेलिंग में हम नहीं जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ आपको ब्रीफ कर रहे हैं ऐसे ही। ये क्या है, ये एक तरह से संख्याओं का आप औसत कह सकते हैं जो आपने निकाला। फिर होता है माध्यिका, मीडियन। किसी भी माध्यिका क्या होता है, जब हम सिर्फ अंकों का माध्य न देखें, हम लोग इन्वॉल्व हैं उनको भी देखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम लोगों ने सर्वे किया, सर्वे ये किया, मान लीजिए कि 5 लोगों को पकड़ लिया, 5 लोग ए बी सी डी थे, ए बी सी डी, ये 5 लोग हैं। अब इन 5 लोगों में हमने 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 25 लोग हैं, 100 लोग हैं, कुछ भी हो सकते हैं। मतलब ये मत समझिए कि क्वेश्चन हमने 5 कह दिया तो 5 ही होंगे, 5 हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब हमने कहा किसकी जो है आपके एक तरह से कितने लोग ऐसे हैं जिनका वेट 40 किलो से कम है या फिर 40 किलो से ज्यादा है, तो आप उसको कैटेगराइज करेंगे। तो मान लीजिए ए का 40 से कम है, बी का भी 40 से कम है, सी का 40 से ज्यादा है, डी का भी 40 से ज्यादा है, ए का 40 से कम है। तो अब यहां पर क्या है, अब 2 चीजें आ गई। एक तो वैल्यू आ गई, हमने कहा लेस देन 40। अब ये तो आपका ये हो गया, कितने लोग हैं लेस देन 40 के, तो आप कहेंगे ए है, बी है, ई है, 3 लोग हैं। तो 3 लोग हैं, अगर ये 40 लेस देन 40 3 बार आ रहा है, वही वैल्यू 3 बार आ रही है, तो इसके मतलब जो जितनी बार रिपीट होता है उसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। उसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं बारंबारता। बारंबारता मतलब बार बार आना, कितनी बार आया। हमने कहा ग्रेटर देन 40 के कितने हैं केस हैं, तो आपके सी और डी निकले, 2 हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए टेस्ट लिया गया, अब ये तो 5 लोग में था, अब थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए हमने टेस्ट लिया, टेस्ट का मार्क्स 0 से 10 के बीच में है, तो अब बहुत सारे बच्चे क्या हैं, 0 पा रहे हैं, कोई 1 पा रहा है, कोई 2 पा रहा है, कोई 3 पा रहा है, कोई 4 पा रहा है, 5 पा रहा है। मान लीजिए मैक्सिमम मार्क्स 5 है, नहीं तो बड़ा बनाना पड़ेगा अगर 10 तक करेंगे। मैक्सिमम मार्क्स 5 है, तो ये तो मार्क्स हो गया जिसको आपको देखना है। फिर ये मार्क्स कितने लोगों ने पाया वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। 0 पाने वाले 11 लोग थे, 1 पाने वाले 12 लोग थे, 2 पाने वाले मान लीजिए 25 लोग थे, 3 पाने वाले 40 लोग थे, 4 पाने वाले 35 लोग हो गए, और 5 पाने वाले मान लीजिए सपोज कर लीजिए 32 लोग हो गए। ये अंक कितनी बार आया, 0 कितने लोगों को मिला, वो क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई। और ये मार्क्स भी, तो मार्क्स को भी देखना है, फ्रीक्वेंसी को भी देखना है, और तब बीच की वैल्यू निकालना है। जब दोनों को कंसीडर करके हम बीच की वैल्यू निकालेंगे, अब की हम अंक की बीच की वैल्यू नहीं निकालना, अंकगणितीय माध्य की नहीं निकालना है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम दोनों को बराबर तरजीह देते हैं, जब मार्क्स और फ्रीक्वेंसी है, अभी मीन के केस में हमने मार्क्स को ज्यादा तरजीह दी थी, फ्रीक्वेंसी को नहीं दी थी। अब हम दोनों को बराबर तरजीह दे रहे हैं और बीच की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, माध्यिका, मीडियन। और तीसरे केस में क्या होगा, जब हम मार्क्स को नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी को ज्यादा जो है आपके तरजीह देंगे, तो एक बार क्या हो सकता है, अगर 2 चीजें हैं मार्क्स और जो है एक्स और एफ, या तो हम एक्स को ज्यादा तरजीह देंगे या हम एफ को ज्यादा तरजीह देंगे, या दोनों को बराबर देंगे। जब हम एक्स को ज्यादा तरजीह देंगे तो अंगणितीय माध्य हो गया।
जब एक्स एफ दोनों को एक साथ तरजीह दे रहे हैं तो वहां पर क्या है, माध्यिका हो गई। और जब हम एफ को जो है फ्रीक्वेंसी को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं तो आपके क्या हो जाएगा, वो हो जाता है बहुलक। थर्ड वाला क्या है, थर्ड केस में है मोड। अब कहा जाए इसका बहुलक क्या है, तो बहुलक के मतलब क्या, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, जिसकी मेजॉरिटी हो, जो सबसे ज्यादा बार आया हो। तो अब इसमें देखिए सबसे ज्यादा बार कौन आया, 40 बार आया। कौन आया, 3, इसलिए 3 जो हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। जो अंगगणितीय माध्य निकलेगा वो भी इसी में से कोई आंसर होगा, 0 से 5 के बीच में ही होगा। जो माध्यिका निकलेगी वो भी 0 से 5 के बीच में ही होगा, बस फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है। और जो बहुलक होगा वो भी 0 से 5 के बीच में ही आंसर होगा। लेकिन यहां पर क्या है, पहले केस में हमने x को तरजीह दिया, दूसरे केस में हम x और f दोनों को तरजीह देते हैं, और फिर तीसरे केस में जो मोड होता है बहुलक, जिसको हम लोग कहते हैं, वो मेजॉरिटी को तरजीह देता है और इस आधार पर हम इसको निकालते हैं। तो ये दूसरी चीज हो गई। तो ये जो है सेकंड पार्ट है। तो हम लोग DI प्लस स्टैटिस्टिक्स को छोड़ेंगे नहीं, सिलेबस में नहीं है हमारे, लेकिन हम लोग कैसे मीन निकलता है, कैसे जो है आपके है, कैसे जो है आपके बहुलक निकलता है, तो ये सारी चीज निकालना सीख रहे हैं। इसलिए सीख रहे हैं, वजह क्या है कि हम लोग आसानी से जो है आपके क्वेश्चंस को कर सकें। और इस तरह के क्वेश्चन जो आपके होंगे, अगर आप देखेंगे तो जो स्टैटिस्टिक्स के हैं वो जल्दी आपको मिलेंगे, सिर्फ टियर 2 में मिलेंगे। जो इधर 4-5 सालों से अक्सर आ रहे हैं, ये सिलेबस में भी आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन इसलिए हम पढ़ा देते हैं कि आपका एक क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन भी बहुत डिसाइडिंग होता है। और एक क्वेश्चन जो है क्योंकि 2 मार्क्स का होता है, अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन आ गया और सिंपल सा कैलकुलेशन करने में मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लगे, अगर आपने पढ़ा होगा तो तुरंत निकाल देंगे, नहीं तो छूट जाएगा, 2 नंबर चला जाएगा। कंपटीशन में 2 नंबर बहुत मायने रखता है, तो इसलिए हम लोग छोड़े ना कुछ, इसलिए हम लोग इस पोर्शन को निकालते हैं। अब आइए देखें क्वेश्चंस कैसे जो है हम लोग करते हैं। आइए अब हम लोग पहले DI के क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे हमने आपको बताया लाइन ग्राफ का सिंपल क्वेश्चन है जो कि आपके दिखाया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 5 के बीच में, एक बल्लेबाज द्वारा विभिन्न वर्षों में बनाए गए रनों का लेखा चित्र दिया गया है। अब उसको आपको स्टडी करना है कि ये है क्या या किस तरह से हम इसको बनाएंगे। अब देखिए यहां पर क्या है, ये 1990, 1990, 91, 92, 93 से लेकर के 99 तक का ग्राफ दिया गया है और बल्लेबाज के रन दिए गए हैं y एक्सिस पे यहां पर। तो अब ये कह रहा है बल्लेबाज ने वर्ष 1995 में कितने रन बनाए। तो 1995 के ग्राफ में ये है। अगर हम इसको हम ऊपर देखें तो ये पॉइंट कहां कट कर रहा है, ये आ रहा है यहां बीच में। ये किसके बीच में आ रहा है, 600 और 800 के बीच में। तो क्योंकि ये 600 800 के बीच में आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा। इसलिए इसमें रनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 700 हो जाएगी। तो सिर्फ आपने ग्राफ देखा और ग्राफ से तुरंत निकाल लिया। तो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन ग्राफ के अंदर मौजूद है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ ग्राफ पर ध्यान देना है। और ग्राफ पर अगर हम ध्यान देंगे तो आसानी से इस तरह का क्वेश्चन इजिली आप निकाल सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, किस वर्ष उसने सबसे अधिक तथा सबसे कम रन बनाए। अभी ग्राफ दर्शा रहा है, सबसे अधिक का मतलब ग्राफ सबसे ऊंचा कब गया, यहां, ग्राफ सबसे नीचा कब गया, यहां। तो सबसे ऊपर कब गया, 1993 में, और सबसे नीचा कब गया, 1994 में। इसलिए सबसे अधिक और सबसे कम रन पूछ रहा है, कब बनाए हैं इसने, तो 1993-94 में। तो 1993-94 ये वाला आंसर हो जाएगा। इसलिए आंसर क्या हो गया, ए, क्योंकि यही पूछ रहा था कि बल्लेबाज ने सबसे अधिक और सबसे कम रन कब बनाए हैं। तो वो क्या हो जाएगा, 1993 और 1994 में उसने बनाए हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे कह रहा है कि उसने किस वर्ष 600 रन बनाए हैं। तो 600 रन बनाए किस वर्ष है ये देख लें। तो 600 रन ये हैं। इस लाइन में पूरा आप देखेंगे कि ग्राफ कितनी जगह पर पॉइंट बना रहा है,
पहला पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। दो बार जो है आपके ग्राफ मिल रहा है इस लाइन को। तो पहला वर्ष क्या हुआ 1990 और दूसरा वर्ष क्या हुआ 1997। तो 1990 और 1997 दो वर्ष ऐसे हैं जब ये कितना स्कोर कर रहा है 600। तो इसलिए 1990 और 1997 आप देखेंगे तो ये कन्वर्जन नहीं हो पाया, ये एंड है शायद। तो 1990 और 97, 90 और 97 ये वाला हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। तो 1990 एंड 1997 ये जो है आपके आंसर होगा। नेक्स्ट है देखिए, उसका वर्ष 90 से 94 तक औसत रन प्रति वर्ष कितना था। तो औसत रन प्रति वर्ष आपको निकालना है, एवरेज निकालना है। कैसे? रन पर ईयर के हिसाब से, औसत रन प्रति वर्ष के हिसाब से। रन प्रति वर्ष कैसे निकलेगा? जैसे सपोज कर लीजिए कि जो रन है वो कितना बना रहा है प्रति वर्ष के हिसाब से, कब से 90 से कब तक 94 तक, 90 से 94 तक। अब देखिए 1990 में ये है 600, 91 में है 900, 92 में है 800, 93 में है 1000 और 94 में है 400। ये टोटल रन है। कितना रन बनाया? 0, 0, 6, 9, 15, 8, 23, 27, 2, 3, 3700 रन बनाए टोटल। 90 से 94 तक 3700 रन बनाए। तो रन तो निकल आया। कितने वर्ष में बनाए हैं? तो 3700 बटे कितने वर्ष में? 1, 2, 3, 4, 5। 90 से लेकर 94 तक 5 वर्ष हुए, 5। तो रन पर ईयर आपको निकालना था कि पर ईयर कितने रन बना रहा है। 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 7 35, 5 4 0। तो ये कितना हो जाएगा? 740 रन प्रति वर्ष। 740 रन प्रति वर्ष के हिसाब से वो बना रहा था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर हो जाएगा। तो ये जो है आपके बी आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उसने वर्ष 1990 से 99 तक कुल अंक 7375 रन बनाए हैं तो वर्ष 1999 में उसने कितने रन बनाए हैं? 1990 से 99 तक टोटल रन कितने बनाए हैं? 7375। 99 में कितने रन बनाए हैं 1999 में? अब देखिए ग्राफ 90 से 98 तक दिखा रहा है, 99 का डेटा नहीं है और 99 में ही आपको निकालना है, जबकि इसके मतलब 90 से 99 तक टोटल इतना रन बनाया है और ग्राफ में कहां तक दे रहा है? 90 से 98 तक। तो अगर हम 90 से 98 तक के टोटल को निकाल लें और निकाल करके इसमें से माइनस कर दें, तो क्योंकि ये 90 से 99 तक है और जबकि ग्राफ 90 से 98 तक दे रहा है, तो इसका टोटल निकाल करके इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1999 का स्कोर आ जाएगा। तो देखिए 90 से 94 तक तो हम टोटल कर चुके हैं। इससे पहले वाला कितना था? 90 से 94 तक ये 3700 निकला था, उसके आगे से कर लें। 90 से 94 तक जो है आपका कितना है? 3700। अब 3700 के बाद 94 के बाद 95 में कितना है? 700। 96 में कितना है? 800। 97 में कितना है? 600। फिर 98 में कितना है? 900। कितना हो जाएगा? 0, 0, 7, 7, 14, 14, 8, 22, 6, 28, 28 और 9, 37, 3, 6, 6, 7, 0, 0।
इसके मतलब 90 से लेकर के 98 तक, 90 से लेकर 6700 उसने रन बनाए हैं। तो 1990 से लेकर के 1908 तक उसने कितने रन बनाए हैं, ये हमने उससे निकाल लिया 6700। तो इसमें से अगर हम इसको माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, 1999 में बनाए गए रन, क्योंकि 0 से 90 से 99 तक का रन दिया हुआ है आपको, और ग्राफ से हमने 90 से 98 तक निकाल लिया, तो अब 99 का रन आ जाएगा, इसमें से माइनस कर दें इसको। तो 5 7 13 minus 5 13 minus 7 that is 6, यही हो जाएगा 675। इसलिए 1999 में उसने कितने रन बनाए हैं, 675। 675 मीन्स ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है आपके ए इसका आंसर हो जाता है कि हाँ क्वेश्चन ऐसे निकालेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 6 to 10 आप देख रहे हैं, नीचे लेखा चित्र में व्यक्ति द्वारा समय के साथ तय की गई दूरी दिया गया है, चित्र देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो ये प्रश्न दिए गए हैं, इसी का उत्तर आपको देना है, ग्राफ आपके सामने है, इसी को हम लोगों को बनाना है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 क्या कह रहा है, व्यक्ति 2 से 3:30 बजे के बीच कितनी दूरी तय किया। 2 बजे से 3:30 बजे के बीच, 2 बजे मतलब ये समय है, इस टाइम ये कितने किलोमीटर पे था, 4 किलोमीटर पे, और 3:30 कहां पे आएगा, 3 और 4 के बीच में ये कहां मिल रहा है, इस पॉइंट पे, ये 3:30 है, इस पॉइंट मिल रहा है, इसके मतलब किस पे है, 16 पे। तो 2 से 3:30 के बीच में कह रहा है 2 बजे 4 किलोमीटर पे था और 3:30 बजे 16 किलोमीटर पे, 4 से 16 किलोमीटर चला गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना किया चला, तो 16 माइनस 4 कर दीजिए, 4 पहले ही से था, तो इसलिए 12 किलोमीटर चला। तो टोटल कितने किलोमीटर की दूरी उसने चली है, 12 किलोमीटर की दूरी उसने तय की है 2 बजे से 3:30 बजे के बीच में। नेक्स्ट है देखिए, व्यक्ति किस समय अंतराल के बीच न्यूनतम दूरी तय किया, सबसे कम दूरी कब तय कर रहा है। किस समय अंतराल के बीच, 2:30 से 3:30, 3 से 3:30, 3:30 से 4, 4 से 4:30। अब पहले हर स्लॉट में निकाल लें, 2:30 से 3 के बीच में कितना चला, 2:30 बजे कहाँ था, 2:30 बजे ये था 8 किलोमीटर, और 3 बजे ये कहाँ था, 3 बजे ये है 12 किलोमीटर, 8 से 12 गया, इसका मतलब 4 किलोमीटर चला। 3 से 3:30, 3 बजे है 12 पे और 3:30 बजे है 16 पे, तो 12 से 16 गया, 4 किलोमीटर ये भी हुआ। तीन 30 पे 16 पे था और 4 बजे का ग्राफ ये है, ये हो गया 19 पे, तो 16 से 19 3 किलोमीटर की डिस्टेंस इसमें चला है। 4 से 4:30, 4 बजे ये है 19 पे और 4:30 बजे, 4:30 बजे ये 18-19 के बीच में 18:30, तो 19 से 18:30 पे आया है, इसका मतलब आधा किलोमीटर चला है। चार बजे कहाँ था, 19 पे था, 4:30 बजे कहाँ पहुंचा, 18-19 के बीच में है, तो 18-19 के बीच में मतलब 18:30 पे है, तो 19 से 18:30 है, इसके मतलब आधा किलोमीटर, हाफ किलोमीटर चला। तो कह रहा है किस समय अंतराल में ये न्यूनतम दूरी तय की है, सबसे कम दूरी कहाँ पे, आधा किलोमीटर की है, ये वाला स्लॉट हो जाएगा डी वाला।
तो डी स्लॉट में जो है 4 से 4:30 बजे के बीच ये सबसे कम दूरी तय कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे लेखाचित्र में व्यक्ति द्वारा समय के साथ तय की गई दूरी दिया गया है। चित्र में देखकर वो करिए, व्यक्ति की औसत चाल क्या है। अब देखिए फॉर्मूला देख लीजिए, औसत चाल एवरेज स्पीड। औसत चाल की फॉर्मूला क्या है? कुल चली गई दूरी, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। तो कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। कुल चली गई दूरी क्या, व्यक्ति की औसत चाल निकालना है। कुल चली गई दूरी पहले निकालना है। दूरी 0 किलोमीटर से इसने स्टार्ट किया, ये जा रहा है मैक्सिमम कितना, 19 किलोमीटर तक। 19 के बाद ये वापस लौटने लगा, वापस आया है कितना, 16 पे। तो पहले 0 से 19 गया, 0 से 19, और फिर 19 से वापस आया है 16 पे। 19 से 16 आने का मतलब 3 किलोमीटर और चला। तो टोटल कितना चला, 22 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, 22 किलोमीटर। टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लगा, यहां पर देखिए 1:30 बजे है, 1:30 बजे शुरू कर रहा है, कहां तक पहुंचा है, 6 बजे तक। 1:30 से 6 तक कितना समय हुआ, 4.5 घंटे। तो इसलिए 4.5 घंटे यहां लग रहा है। तो इतने किलोमीटर प्रति पर आवर हो जाएगा। तो 22 अपॉन 4.5 को क्या लिख सकते हैं, 9/2 किलोमीटर पर आवर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 22 × 2 44/9 किलोमीटर पर आवर। या इसी को क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम्स जाएगा 36, 8/9 किलोमीटर पर आवर। यही एवरेज स्पीड हो जाएगी। 4 सही 8/9 किलोमीटर प्रति घंटे, ये जो है औसत चाल हो गई। तो औसत चाल निकालने का जो आपके फॉर्मूला है वो क्या है, कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो कुल चली गई दूरी, पहले 0 से कहां तक ट्रैवल किया इसने, 19 तक। तो 0 से 19 गया है, फिर 19 से 16 आया है। तो यहाँ से 0 से पहले 19 गया, 19 से फिर 16 पे वापस आया। तो 3 किलोमीटर इधर चला, और 0 से 19 किलोमीटर इधर चला। 19 किलोमीटर पहले गया, फिर 3 किलोमीटर, 19 किलोमीटर गया यहाँ से यहाँ तक, फिर 3 किलोमीटर वापस आ रहा है। तो इसलिए टोटल डिस्टेंस अगर आप देखेंगे यहाँ पे कितना आ रहा है, 22 किलोमीटर। कितना समय ले रहा है, 1:30 से 6 बजे तक। 1:30 से 6 बजे मतलब 4.5 घंटे, 4.5 घंटे रख दिया। अब इसे कैलकुलेट करके निकाल दें, 48/9 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीचे लेखा चित्र में व्यक्ति द्वारा समय के साथ तय की गई दूरी दिया गया है। चित्र देखकर उत्तर देना है। 4 से 6 बजे के बीच दूरी का अंतर क्या था, 4 से 6 बजे के बीच। 4 बजे ये कितनी दूरी पर था, 19 किलोमीटर। और 6 बजे कितनी दूरी पर था, 16 पे, 16 पे। दोनों का अंतर पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है। तो दोनों का अंतर कितना है, 3 किलोमीटर का है। तो इसलिए डिफरेंस पूछ रहा है, तो डी वाला इसका आंसर हो जाएगा, 3 किलोमीटर का डिफरेंस है। नेक्स्ट है देखिए, 3 बजे तक व्यक्ति कितनी दूरी तय कर चुका था। 3 बजे तक कितनी दूरी तय कर चुका था, 3 ये है। यहाँ पे देख लीजिए डायरेक्ट ग्राफ में कितनी दूरी चला है, तो 12 किलोमीटर चला है। तो इसलिए 3 बजे तक कितनी दूरी तय कर चुका था, तो 12 किलोमीटर था। इसलिए 12 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए ये क्वेश्चन जो है वो आपके क्या है, कंपाउंड लाइन वाले आ गए, जहां पे कैलकुलेशन वर्क भी है और फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला क्या दे रहा है, परसेंट प्रॉफिट निकालने के लिए आय माइनस व्यय अपॉन व्यय इंटू 100%। आय को इनकम अगर हम आई से रिप्रेजेंट करें, व्यय को अगर हम व्यय जो है एक्सपेंस को अगर हम ई से रिप्रेजेंट करें, और लाभ को प्रॉफिट को पी से, तो फॉर्मूला अपना बना लें। तो लाभ प्रतिशत कह रहा है, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, आय माइनस व्यय अपॉन व्यय इंटू 100%। अब एक चीज और आपको समझा दें, जब कोई फॉर्मूला दिया जाता है तो उसमें अपना दिमाग मत लगाइएगा कि प्रॉफिट तो ऐसे निकाला जाता है, फॉर्मूला गलत है। देखिए कितना जो है उसकी आय में से एक्सपेंस निकाल दिया तो कितना बचा, ये तो ठीक है, अपॉन कितना एक्सपेंस पे नहीं है, आय पर निकलता है प्रॉफिट, एक्सपेंस पे निकलवा रहा है, तो वो उसकी मर्जी है। अगर आपको कोई फॉर्मूला दे दिया तो आप वही फॉर्मूला लगाएंगे जो प्रश्न में दिया गया है, अपने दिमाग से नहीं लगाएंगे कि होता ये है तो क्वेश्चन प्रॉफिट जो है फॉर्मूला गलत दिया है, ये सब नहीं। तो अब यहां पर क्या है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 80 रुपया कमाया, इनकम हो गई, इसमें खर्च कितना कर दिया, 60 रुपए, तो हम कहेंगे कितने का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हुआ 20 रुपए का। अगर हम कहेंगे कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो टोटल 20 रुपए का प्रॉफिट है, किस पर, टोटल आय पर, 80 इंटू 100%। अगर हमें कोई फॉर्मूला ना देता तो हम ऐसे निकालते हैं, लेकिन ये इनकम 80 पे नहीं निकाल रहा है प्रॉफिट, ये एक्सपेंस पे निकाल रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए अपना दिमाग नहीं लगाना होता है, अगर कोई फॉर्मूला दे दिया है तो उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको ट्रीट करना होता है उस क्वेश्चन को। आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि फॉर्मूला गलत दिया है सही दिया है, जो दिया है वही सही है, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे व्हाइट वाले ब्लॉक से दिया है कंपनी ए और ब्लैक वाले पॉइंट से दिया हुआ है कंपनी बी। प्रतिशत लाभ दिया है आपके परसेंट प्रॉफिट, ये वाई एक्सेस पे, ये परसेंट प्रॉफिट है, और वर्ष दिया हुआ है इधर। अब देखिए जैसे कह रहा है वर्ष 2000 में यदि कंपनी बी का व्यय, सन 2000 की बात कर रहा है, बी का एक्सपेंस, एक्सपेंस जो है बी का, बल्कि ऐसे लिखिए एक्सपेंस बी का जो है वो कितना है, 200 करोड़ रुपए। यदि बी कंपनी का व्यय 200 करोड़ रुपए था तो उसका आय क्या थी, तो इनकम इसकी बी की आपको निकालना है। एक्सपेंस अगर 200 करोड़ था तो आय कितनी थी, कब की बात कर रहा है, सन 2000 की। सन 2000 ये वाला साल है, इस 2 साल में कंपनी बी की बात कर रहा है, तो ब्लैक वाला देखिए, ब्लैक वाला पॉइंट कहां शो कर रहा है, कितने परसेंट प्रॉफिट को, ये पॉइंट है 20% प्रॉफिट को शो कर रहा है। तो प्रॉफिट का परसेंट कितना है बी का, 20%। ग्राफ से हमने परसेंट प्रॉफिट निकाल लिया, क्योंकि ग्राफ में दिया है परसेंट प्रॉफिट, एक्सपेंस आपका दे रहा है, इनकम आपको निकालना है, फॉर्मूले में रख दें। तो परसेंट प्रॉफिट बराबर आय माइनस व्यय अपॉन व्यय इंटू 100%। अब देखिए ये वैल्यू कितनी दिया है, 20, बराबर इनकम निकालना है आपको, एक्सपेंस 200 करोड़ दिया है अपॉन 200 करोड़ इंटू 100, इसलिए ये 2 0 कैंसिल कर दिए, दो इधर आ जाएगा, ये 40 हो जाएगा, तो 40 बराबर इनकम माइनस 200 करोड़, 200 करोड़ इधर आ जाएगा, तो इनकम कितनी हो जाएगी, दैट इज 240 करोड़ रुपए।
तो ये है इनकम कितनी है 240 करोड़ रुपए। तो परसेंट हमने ग्राफ से निकाला, वैल्यू एक जो 200 करोड़ दिया था इनका, कंपनी बी का व्यय एक्सपेंस दिया था 200 करोड़, इनकम आपको निकालनी थी करोड़ रुपए में, तो 240 करोड़ हो जाएगा। तो 240 करोड़ ये है ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। बस ध्यान ये रखिए कि जो फॉर्मूला दिया है उस पर स्ट्रेस देना है, जो ग्राफ दिया है इस ग्राफ से वैल्यू को निकालना है। ग्राफ से सिर्फ परसेंट निकलेगा, परसेंट प्रॉफिट, और बाकी एक्सपेंस दे करके या तो इनकम निकलवाएगा, इनकम दे के एक्सपेंस निकलवाएगा, यही कैलकुलेशन इसी तरह से होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2002 में यदि कंपनी ए की आय 600 करोड़ रुपए थी तो उसका व्यय कितना था। अब देखिए इनकम 2002 में, ये 2002 की बात कर रहा है, इनकम जो है ए की ये कितनी थी 600 करोड़। तो ए का प्रॉफिट परसेंट निकाल दें, कितना था। ए कंपनी मींस व्हाइट वाली। तो सन 2002 में देखें, 2002 में ये है कितना है 60%, 60% है। और कह रहा है एक्सपेंस निकालिए, ए का एक्सपेंस कितना था। तो फिर से फॉर्मूले में रख दें कि प्रॉफिट परसेंट बराबर इनकम माइनस एक्सपेंस अपॉन एक्सपेंस इनटू 100%। ये दिया है फॉर्मूला। प्रॉफिट परसेंट कितना है 60, इनकम कितना है 600 माइनस एक्सपेंस अपॉन एक्सपेंस इनटू 100। 23 टाइम्स 25 टाइम्स यहाँ कैंसिल कर दें, इसको इधर ले आइए। 3E बराबर 5 6 30, 3000 माइनस 5E, E को इधर ले आए, ये हो जाएगा 8E बराबर 3000। इसलिए E एक्सपेंस बराबर 3000 अपॉन 8, 8 3 24 60 8 8 3 24 6 बचा 60 8 7 56 4085। तो 375 करोड़ रुपए एक्सपेंस था आपका, आ गया। तो 375 करोड़ रुपए एक्सपेंस, दैट इज सी वाला आंसर आ जाएगा। तो 375 करोड़ रुपए इसका एक्सपेंस होता है। नेक्स्ट है देखिए, प्रतिशत लाभ। फिर वैसे ही फॉर्मूला वही है, आय माइनस व्यय, आय माइनस व्यय अपॉन व्यय इंटू 100%। तो ये जो है आपके निकालना है। तो परसेंट प्रॉफिट आपको निकालना है। कह रहा है यदि वर्ष 1998 में कंपनी बी की आय 200 करोड़ रुपए थी तो वर्ष 1999 में उसका लाभ कितना था। तो 1998 में कंपनी की आय 200 करोड़ रुपए थी, ये कह रहा है। अब देखिए 1998 की बात हो रही है, क्या दिया हुआ है, कंपनी बी की आय, इनकम ऑफ बी दिया हुआ है, दैट इज 200 करोड़ रुपए। 1998 में हम प्रॉफिट परसेंट बी का निकाल सकते हैं, जो कि ग्राफ से निकल आएगा। तो 1998 में बी का प्रॉफिट परसेंट कितना है, ये है 30%, ये निकल आएगा। अब अगर एक्सपेंस निकालना होगा तो देखा जाए, पूछ क्या रहा है 1999 में उसका लाभ कितना है, 1999 में उसका लाभ कितना है, ये कैसे निकलेगा, क्योंकि 1998 का 1999 से कोई लेना देना नहीं, सब अलग अलग वर्ष है ना। 1998 का संबंध 1999 से कुछ नहीं है, 1998 का अलग निकलेगा। अब अगर 1998 का एक्सपेंस निकालना होता तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले में रखते, एक्सपेंस निकल आता, लेकिन 1999 का प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए इनकम भी चाहिए, एक्सपेंस भी चाहिए जो 99 का हो।
तो ना तो इनकम पता है ना एक्सपेंस पता है, ना इनसे निकल सकता है। तो जब इनकम और एक्सपेंस दोनों नहीं पता है, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा? क्योंकि प्रॉफिट परसेंट जब आप निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट बराबर इनकम माइनस जो है एक्सपेंस अपॉन एक्सपेंस इंटू 100% होगा, और दोनों नहीं पता है। और ये इसकी इनकम और एक्सपेंस क्या आप 1998 के एक्सपेंस या प्रॉफिट परसेंट से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका संबंध इससे कोई है ही नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग वर्ष हैं। व्यापार 1998 में जो हुआ उसका 1999 से क्या लेना देना, अगर हम प्रॉफिट परसेंट निकाल चुके हैं। तो इसलिए क्या होगा कि इसका निर्धारण संभव नहीं है, तो डी वाला आंसर हो जाएगा। इसका निर्धारित नहीं किया जा सकता, आंसर पॉसिबल नहीं है निकालना। नेक्स्ट है देखिए, यदि वर्ष 1998 में दोनों कंपनियों की आय समान थी तो उनके व्यय का अनुपात क्या था? 1998 में, 1998 दोनों कंपनियों की आय समान थी। इनकम ऑफ ए बराबर इनकम ऑफ बी, ये दिया हुआ है। प्रॉफिट परसेंट ऑफ ए और प्रॉफिट परसेंट ऑफ बी आप निकाल सकते, क्योंकि ग्राफ से निकल आएगा ये। तो 1998 में ए का प्रॉफिट परसेंट कितना है और बी का कितना है? तो 1998 ये वाला है, इसको देखिए, तो 30% और 30-40 के बीच में ये है, लगभग 35% ये है। तो बी का 30% है और ए का 35% है प्रॉफिट परसेंट। अब इनकम क्योंकि दोनों की बराबर है, इसलिए दोनों को x करोड़ रुपए मान लीजिए। तो अब हमने मान लिया कि ए की इनकम भी x करोड़ रुपए, बी की भी x करोड़ रुपए है। दोनों का एक्सपेंस निकाल दें, क्योंकि आपको उनके व्यय का अनुपात निकालना है, तो एक्सपेंस निकाल दें। तो एक्सपेंस ऑफ पहले फॉर्मूले में रखें, लाभ का प्रतिशत, फॉर्मूला क्या है? लाभ का प्रतिशत बराबर इनकम माइनस एक्सपेंस अपॉन एक्सपेंस इंटू 100%, ये ना। तो देखिए पहले ए क्या निकालें, ए का प्रॉफिट परसेंट कितना है? 35 बराबर इनकम एक्स माइनस एक्सपेंस निकालना है ए का अपॉन एक्सपेंस ए का इंटू 100। तो एक्सपेंस ए का एक्स के पदों में आ जाएगा, 5 7 टाइम्स 5 20 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 7EA बराबर 20x माइनस 20 इंटू EA। इसको इधर ले आइए, 27EA हो जाएगा बराबर 20x के, इसलिए EA बराबर हो गया 20x बाय 27। ये एक्सपेंस निकल आया ए का x के पदों में। अब वही फॉर्मूला फिर लगा दें बी के लिए। बी का प्रॉफिट परसेंट कितना है? 30 बराबर आय दोनों की बराबर है x माइनस एक्सपेंस ऑफ बी अपॉन एक्सपेंस ऑफ बी इंटू 100%। इसमें 0 0 कैंसिल कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 3EB बराबर 10x माइनस 10EB। 10EB इधर ले आए, ये हो जाएगा 13EB बराबर 10x के, इसलिए EB बराबर हो जाएगा 10x अपॉन 13, ये आ गया। ठीक है ना, क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पे रेशियो निकाल, रेशियो क्या निकालना है? दोनों के व्यय का अनुपात। तो EA इस टू EB का अनुपात निकालना है। EA कितना निकला? 20x अपॉन 27, 20x अपॉन 27, और EB कितना निकला है? 10x अपॉन 13, 10x अपॉन 13। तो देखिए x x कट जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा,
बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 13 इंटू 2 26 हो गया और 27 इंटू 1 27 हो गया। इसलिए दोनों का अनुपात कितना निकलेगा? 26:27। तो एक्सपेंस ऑफ ए और एक्सपेंस ऑफ बी का अनुपात 26:27। तो ये आंसर हो जाएगा बी वाला। तो इसका बी आंसर है। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2000 से वर्ष 2001 तक कंपनी बी के प्रतिशत लाभ में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 2000 से 2001 में प्रॉफिट परसेंट 2000 में जो कंपनी बी का है, बी मींस ब्लैक वाला, ये है आपका कंपनी बी का निकालना है। तो सन 2000 में अगर आप देखें तो ये है 20%, 20%। और प्रॉफिट परसेंट सन 2001 में इसी का निकालना है। तो 2001 में इसी का प्रॉफिट परसेंट कितना है? 35%। 35%। तो 20% से अगर 35% हो रहा है तो कह रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो पहले हमने वृद्धि निकाला, इंक्रीज, पहले इंक्रीज निकालिए। इंक्रीज कितना हुआ? तो 35 माइनस 20 बराबर 15। ये इंक्रीज निकला है, लेकिन हमें क्या निकालना है? वृद्धि प्रतिशत। वृद्धि प्रतिशत, इंक्रीज परसेंट। तो ये कैसे निकलेगा? कितना वृद्धि हुई है, कहां से हुई है? प्रारंभ से, इंटू 100%। 20% से 35% हो गया, कितना बढ़ा? 15%। कहां से बढ़ा? कहां से इंक्रीज किया है? 20 से। तो इसलिए कहां से? इनिशियल क्या है? 20% इंटू 100%। तो वृद्धि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? वृद्धि कितनी हुई, कहां से हुई? 20% से इंटू 100%। परसेंट ये कट जाएगा। 5 3 टाइम्स, 5 4 टाइम्स, 4 25 टाइम्स। तो 3 इंटू 25 दैट इज 75% की वृद्धि हो रही है। तो 35 माइनस 20 15%। ये परसेंट नहीं है, ये वृद्धि है सिर्फ। पूछ रहा है वृद्धि का प्रतिशत, तो वृद्धि प्रतिशत कितना हो जाएगा? 75%। इसलिए आंसर कितना हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, दैट इज 75%।